बात करने वाले हैं अभी एंगुलर एसएचएम, जो लास्ट पार्ट है ऑसिलेशन में, एंगुलर एसएचएम और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने ऑसिलेशन के मैंने डाले हुए, ठीक है, तो मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए। अगर तुमको वो 5 लेक्चर्स समझ गए, उसमें भी अगर तुमको फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया, जो कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर वो तुमको समझा है, वो स्प्रिंग और वो मास का वो चीज़ अगर तुमको समझा है, और उसके बाद जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, अगर वो समझा है, तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट होने वाला है। इसके बाद में दो छोटे छोटे डेफिनेशन आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, और उसके बाद में डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आएंगी, बट वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू थियरी होते हैं। तो ये करने से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक और फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग में सबसे पहले मुझे एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जब मेरे पास लीनियर वाली क्वांटिटीज़ है, तो मुझे ये एंगुलर चीज़ों की, एंगुलर क्वांटिटीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि अगर मेरे पास लीनियर क्वांटिटीज़ होती है, तो मुझे लीनियर क्वांटिटीज़ होने के बावजूद भी मुझे एंगुलर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, अज्यूम करो कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो मतलब इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी, और जब ये मूव करेगा तो ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग x बोलते हैं, ठीक है, और पहले इसका वेलोसिटी 0 था, जैसा जैसा ट्रैवल करते जाएगा तो इसके अंदर एक्सीलरेशन भी आएगा, इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, और तुम सीधा जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ये मोशन कौन सा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब भी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो हम लोग मोशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर एक बंदा, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, या फिर समझो मैं ही हूँ वो बंदा, ठीक है, बरोबर है, मैं यहाँ पर और मेरा दोस्त समझो कहीं और है, ठीक है, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला ये पार्टिकल को, ठीक है, देखते रहना, ठीक है, ये पार्टिकल को देखते रहना और ये पार्टिकल का मुझे अलग अलग टाइम पे पोजीशन बताना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने टाइम चालू किया एट टाइम t इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम t इज इक्वल टू 0? टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये वो टाइम होता है फ्रॉम द इंस्टेंट आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो मैंने देखा तो पार्टिकल इधर था, ठीक है, ये धीरे धीरे चलना चालू किया कुछ तो वेलोसिटी से, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने जो कहीं और बैठा है उसने मुझे पूछा ठीक है भाई 1 सेकंड हो गया, पार्टिकल का पोजीशन बताओ। तो मैं क्या बोलूँगा भाई पार्टिकल जो है वो 1 मीटर चला। फिर 1 सेकंड हुआ वो 1 मीटर और चला। तो उसने मुझे फिर से पूछा भाई 2 सेकंड हो गया, पार्टिकल का पोजीशन बताओ। तो 2 सेकंड में मैं क्या बोलूँगा पार्टिकल ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 3 सेकंड होगा तो पार्टिकल यहाँ आएगा। उसने मुझे पूछा फिर से भाई पार्टिकल का पोजीशन बताओ। तो मैंने बोला पार्टिकल ने 3 मीटर कवर किया। तो उसको समझ में आ रहा है वो पार्टिकल को देख नहीं पा रहा, ठीक है, वो सिर्फ मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। और मैं उसको क्या बोलता हूँ जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम 1 सेकंड हुआ उसने 1 मीटर कवर किया, जब टाइम 2 सेकंड हुआ उसने 2 मीटर कवर किया, जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो उसने 3 मीटर कवर किया। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 मीटर हो गया। तो जो मेरा फ्रेंड है उसको ये चीज़ तो समझ गया, भले उसके सामने पार्टिकल नहीं है फिर भी उसको ये चीज़ समझ गया कि पार्टिकल जो है वो इन मोशन है, ठीक है। पार्टिकल जो है वो क्या है मोशन में है, इसलिए उसका ठीक है क्या हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका क्या हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जिसको और ये जो डिस्प्लेसमेंट है या लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं लीनियर करके, जिसका नोटेशन हम लोग x यूज़ करते हैं। अब मूव कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और उसका नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं छोटा भी, ठीक है। और हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी 1-1 मीटर पर सेकंड बढ़ भी रहा है तो मतलब उसका एक्सीलरेशन हो रहा है और ये एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन, बरोबर है, ठीक है। ये एक चीज़ है,
अब यही मैं तुमको दूसरा चीज बताता हूँ, ठीक है। समझो ये सेंटर है, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ पर कितना डिस्टेंस पे है, तो ये पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है, 5 है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पर, ठीक है, जबकि यहाँ पर टाइम और x, ठीक है, जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, 1 सेकंड हुआ तो उसने 1 मीटर कवर किया, 2 सेकंड हुआ तो 2 हो गया था, 3 सेकंड हो गया तो 3 हो गया, 4 सेकंड हुआ तो 4 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यही पार्टिकल है, मैं इसके लिए भी यही चीज निकालूंगा, ठीक है। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल सेंटर से कितना दूर है, 5 मीटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मीटर, ओके। वही सेम सिचुएशन है, ठीक है। मेरा जो फ्रेंड है वो कहीं और बैठा हुआ है, वो ये पार्टिकल को देख नहीं पा रहा है, उसने मुझे बोला कि भाई पार्टिकल जैसे मोशन चालू करेगा, ठीक है, तो मुझे उसका हर एक सेकंड पे मुझे उसका, ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो बताना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, ओके। तो 1 सेकंड जब मैंने देखा तो पार्टिकल यहाँ था, 1 सेकंड हुआ तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, पार्टिकल कहाँ से आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड पे। तो उसने मुझे पूछा अरे पार्टिकल का, अरे 1 सेकंड हो गया तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो मैं क्या बोलूँगा, पार्टिकल पहले कितना दूर था, 5 था, अभी भी कितना दूर है, तो मैंने उसको बोला भाई पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, उसने मुझसे पूछा पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा, सेंटर से कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, 5 है, तो मैंने बोला 1 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 ही हुआ, ठीक है। फिर 2 सेकंड हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसने मुझे फिर पूछा, मेरे फ्रेंड ने, भाई पार्टिकल का पोजीशन बताओ, तो मैंने बोला भाई 2 सेकंड हो गया, पार्टिकल अभी भी, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में भी कितना है, 5 ही है, बरोबर। 3 सेकंड हो गया तो पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है। उसने मुझे फिर पूछा, मेरे फ्रेंड ने, है ना, जो मैं और बैठा हुआ, उसने पूछा भाई पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने बोला 5 है करके, ठीक है। फिर 4 सेकंड हुआ तो पार्टिकल यहाँ आ गया, बरोबर है कि नहीं। उसने मुझे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, बरोबर है। अब देखो मैं सामने हूँ तो मुझे दिख रहा है पार्टिकल ऐसे चल रहा है, बट जो मेरा फ्रेंड है जो कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है, उसने जब मुझे पूछा भाई टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन बताओ, मैंने बोला 5 मीटर पे है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका पोजीशन बताओ, मैंने बोला 5 मीटर पे। टाइम t इक्वल टू 3 पे इसका पोजीशन बताओ, 5 सेकंड है ना, 5 मीटर पे। तो उसको क्या फील होगा, हर बाबू कैसे सुन रहा है, 1 सेकंड 0 सेकंड हुआ 5 मीटर पे, 1 सेकंड हुआ अभी भी 5 पे, 2 सेकंड हुआ अभी भी 5 पे, बरोबर है। तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, पार्टिकल उसको क्या लगेगा, रेस्ट पे लगेगा, जबकि पार्टिकल एक्चुअली मोशन यहाँ पर कर रहा है। ये चीज समझ रहा है, यही चीज तुमको सर्कुलर मोशन में भी पढ़नी है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है वो सब, बट कॉन्सेप्ट वाइज जरा थोड़ा सोचो कि अगर मेरे पास ये सब लीनियर पैरामीटर्स है, मेरे पास लीनियर वाली क्वांटिटीज है, तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब समझ में आ रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लियरली समझ में आता है ना, और वो मेरे फ्रेंड को भी समझ में आता है कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है, बरोबर है कि नहीं। अगर पार्टिकल यहाँ पर ही है, 1 सेकंड पे है ना, 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 1 मीटर, 3 सेकंड पे 1 मीटर, ये वाले केस में उसको क्लियरली समझ में आएगा। ये वाले केस में उसको गलत इन्फॉर्मेशन होगा और उसको कुछ गलत फील होगा, उसको अच्छा लगेगा पार्टिकल जो रेस्ट पे है, जबकि पार्टिकल क्या है, मोशन कर रहा है। तो हम लोग को एक चीज यहाँ से समझ गया कि भाई ये मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो पैरामीटर यूज करते हैं, हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, वही पैरामीटर्स यहाँ पर हमको गलत आंसर देंगे। समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग यहाँ पर जब भी पार्टिकल वो मूव करता है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग ने क्या बोला, हम सारी का देखो, हम लोग ने यहाँ पर सारा का सारा जो मेजरमेंट था वो क्या था, इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। v क्या होता है, dx/dt ना, v क्या होता है, dx/dt, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, बरोबर, एक्सीलरेशन होता है dv/dt, लेकिन v क्या होता है, dx/dt, मतलब d2x/dt²। तो हमने हर एक चीज यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया था और हमको आंसर
सही मिल भी रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं वही चीजें यूज करूंगा तो मुझे आंसर गलत मिलेगा। तो हम लोग ने बोला यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे। लीनियर मतलब क्या होता है, अलोंग द लेंथ, ठीक है, लेंथ बोलो, ठीक है, ठीक है, या अलोंग द लाइन, बरोबर है। तो हम लोग ने बोला यहाँ पर हम लोग मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ठीक है, लीनियर मतलब लाइन, बरोबर है कि देखो ये चीज बरोबर है। जो भी चीजें थी हम लोग ने मेजर किया था इन टर्म्स ऑफ लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, लाइन का क्या होता है, लेंथ होता है, बरोबर है। और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर यहाँ पर है, ठीक है, अज्यूम कर लो अगर मैं इसको मेरा ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो अगर अब मुझे किसी ने पूछा, बरोबर है, तो अगर अब मैं आंसर इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह, लीनियर डिस्टेंस की जगह अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बोलता हूँ, अगर मैं क्या बोलता हूँ, यही सारी चीजें मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल बोलता हूँ। जैसे टाइम t = 0 पे मैंने बोला इसका थीटा क्या है, 0 डिग्री है। जैसे 1 सेकंड हुआ पार्टिकल यहाँ आ गया, तो अब थीटा कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने बोला जब टाइम 0 था थीटा भी 0 था, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो थीटा 45 हो गया, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा तो थीटा कितना हो गया, 90 होगा। फिर पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा तो समझो कि 135 डिग्री कुछ हो गया, फिर पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा तो 180 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे आंसर करता हूँ, मेरे फ्रेंड ने अगर मुझे पूछा बताओ इसका पोजीशन बताओ, बट ये बार इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की जगह मैं एंगल्स का यूज कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा टाइम t = 0 पे ये है 0 डिग्री पे, तो उसको समझेगा हाँ 0 डिग्री पे, मतलब अभी मूव नहीं किया। मैंने बोला 45 डिग्री पे, तो कुछ तो चेंज हुआ ना, तो उसको मेरे फ्रेंड को समझेगा हाँ भाई अभी क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने बोला 90 डिग्री पे, तो उसको समझेगा हाँ ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। फिर मैंने बोला 135 डिग्री यहाँ पर, ये समझा गया। इसीलिए जब भी लीनियर मोशन होता है तो ये लीनियर पैरामीटर्स यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सर्कुलर मोशन होता है, अभी भी कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो हमको यही सारे पैरामीटर्स, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद में एक्सीलरेशन, यही सारे पैरामीटर्स हम लोग मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका नोटेशन हम लोग यूज करते हैं थीटा, इसका नोटेशन हम लोग यूज करते हैं ओमेगा, इसका नोटेशन हम लोग यूज करते हैं अल्फा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लीनियर पैरामीटर्स, ठीक है, एंगल वाले पैरामीटर्स, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन करेगा, कोई भी चीज टर्न कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है ना अलोंग दी, ठीक है, अलोंग दी आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो हम लोग ये पैरामीटर्स यूज करेंगे। अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो ये वाले पैरामीटर्स यूज करेंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझा? यहाँ तक समझा? ओके। क्योंकि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी बात करेंगे एंगुलर एक्सेशन की। ओके, तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है, हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है, हम लोग ने अभी तक पढ़ा है लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो एसएचएम के दो टाइप्स होते हैं, सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में दो टाइप्स के एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका एक लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इसमें, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो दो टाइप के, एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और दूसरा है एंगुलर सिंपल
हार्मोनिक मोशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पेंडुलम का, सबसे बेस्ट एग्जांपल पेंडुलम को आप बॉडी में यूज कर सकते हैं, वही पेंडुलम यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर ये पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, या ऐसा समझ लो ये पेंडुलम को मैंने यहाँ से उठा के छोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे लेकर आया और छोड़ दिया, तो पेंडुलम यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर ये रुकेगा नहीं, ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है, ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये एक्सट्रीम में जाएगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर दिया है कि जो वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, वो क्या करता है, इसको वापस मीन पोजीशन पे लाने का काम करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या गया, ये राइट एक्सट्रीम में गया, फिर रुकेगा नहीं, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, और ये ऐसा चलता ही रहेगा। तो मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल along, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मैं यह ज़्यादा अच्छा मैं ऐसे लिखूंगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the straight line in which, ठीक है, internal restoring force is directly, ठीक है, is directly proportional to displacement and always opposite to displacement, ठीक है। To and fro motion of a particle along a straight line in which the internal restoring force is directly proportional to displacement and always opposite to the displacement, ठीक है। और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्या ऐसा भी बोल सकते हैं? क्लियर? ठीक है, अंडरस्टूड। तो जब भी मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और जिसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है, और वो मीन पोजीशन की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बरोबर है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट होता है। तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो, या फिर तुम ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग है, ठीक है, जो स्प्रिंग मास वाला सिस्टम का था, जो एग्जांपल था वो, ठीक है, इसको अगर मैं पकड़ के ऐसा खींच दूँ, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, ये यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम कितना दूर तक जाता है, ठीक है, मीन पोजीशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। राइट में मैक्सिमम, एक्सट्रीम में, राइट में एक्सट्रीम में इतना दूर जाएगा, और वापस यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर लेफ्ट में उतना ही दूर लेफ्ट में भी जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम, बरोबर है। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, अलोंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस के अंदर ऐसा आ रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस के अंदर ऐसा आ रहा है। तो हर बार ऑपोजिट है, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, ऑपोजिट है, ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, ठीक है, ऐसा है, बरोबर है। तो देखो दोनों भी केस में वो क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है ना, ऑपोजिट है, और देखो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, ऑपोजिट है और मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड। तो ये एग्जांपल में चाहिए एग्जांपल लो, ठीक है, बट डेफिनेशन दोनों का मीनिंग, डेफिनेशन समझ रहे हैं, ठीक है। अब यही पेंडुलम, ठीक है, अब यही पेंडुलम को अगर मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया यहाँ पर, और अगर मैंने यहाँ से उसको रिलीज किया तो क्या होगा, ये मोशन करेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर ये रिटर्न मारेगा, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये इसका मीन पोजीशन हुआ, बट यहाँ पर देखो ये जाएगा वापस आएगा, फिर जाएगा वापस आएगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम राइट में इतना जा रहा है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम लेफ्ट में इतना आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन है, ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है।
टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, बट अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग द कर्व्ड पाथ, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग, ठीक है, फोर्स नहीं होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला लीनियर में क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कब वैलिड है, जब मोशन किसके अलोंग है, एक लाइन के अलोंग है, या फिर मोशन कैसा है, लीनियर है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स वैलिड है, बट यही सारे पैरामीटर्स, ठीक है ना, एंगुलर मतलब इट इज अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हो गया ना, ये भी, ठीक है ना, अलोंग द आर्म ऑफ अ सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर यही सारे पैरामीटर, x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट v क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी a क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा टॉर्क, ठीक है, फोर्स बन जाएगा टॉर्क। और F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे ये फॉर्मूला हम लोग ने न्यूटन लॉ से निकाला है, वैसे ही F की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह जब मास घूमेगा, ठीक है, जब मास ऐसे मूव करेगा, जब मास टर्न कर रहा है, तो कोई भी चीज टर्न तब तक नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट नहीं पड़ेगा, कपल नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर मास, यहाँ पर क्या बन जाएगी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहाँ से आया, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या बन जाता है, अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, अल्फा, ये समझा, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है। एक टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आता है रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, ये फॉर्मूला वहाँ से आता है, ठीक है। मैं टर्म्स लिख के रखता हूँ, ठीक है, चाहिए तो ये होता है टॉर्क, ठीक है, ये हो जाता है मास मोमेंट, ठीक है। मास क्या कर रहा है, चक्कर मार रहा है ना, कोई भी चीज चक्कर कब मारती है ना, जब तुम दरवाजे को पकड़ कर, दरवाजे सबके सामने दरवाजा, मेरा दरवाजे का मैंने हैंडल पकड़ा, मैंने ऐसे उसके ऊपर फोर्स लगा, तो दरवाजा क्या होता है, दरवाजा है ना, दरवाजा ऐसा आता है, दरवाजा ऐसा रहेगा, दरवाजा ऐसा होता है, ऐसा मैंने हैंडल पकड़ा, यहाँ पर हींच किया हुआ है, ठीक है, हैंडल पकड़ा और ऐसे, समझ में आ रहा, अंडरस्टूड। तो मैंने जब कुछ तो डिस्टेंस पे फोर्स लगाया तो मुझे कौन सा इफेक्ट मिला, टर्निंग इफेक्ट मिला, ठीक है। और दरवाजे का कुछ मास है, ठीक है, जब ये मास के ऊपर मैंने क्या लगाया, मोमेंट लगाया, ये मोमेंट हो गया ना, ठीक है ना, फोर्स, ये फोर्स ये डिस्टेंस, ठीक है, उसको टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर ये मोमेंट लगाया तो ये मास का क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। जितना तुम कंपेयर करोगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, बराबर। तो यही डेफिनेशन अगर मुझे वहां पर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा टू एंड फ्रो, ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the, ठीक है, curved path, along the curved path, समझ में आ रहा है, in which, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, बट यहाँ पर फोर्स लीनियर मोशन में क्या रहेगा, फोर्स, बट वही एंगुलर में क्या बन जाएगा, टॉर्क, in which, ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, is directly proportional to, यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, ये वाला या ये वाला, ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर होगा, ये वाला, बरोबर, ठीक है। तो it is directly proportional to angular displacement, बरोबर है, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट करो, बरोबर है। मैं आपको चित्र में लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
एंड ऑलवेज ऑपोजिट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड ऑलवेज ऑपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है x, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा है। तो जब ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, बरोबर है, थीटा जब ऐसा है, तो मुझे बताओ इसके अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब थीटा ऐसा अंडरस्टूड, तो इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा रहेगा, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ऑपोजिट होगा, क्लॉक होगा क्लॉकवाइज, हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। जब ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, और जब ये थीटा क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और वो हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझना आ रहा है, समझना आ रहा है, एकदम क्लियर है, बरोबर है। मुझे बता, यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखा था, यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, ठीक है, बरोबर है, कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए पूरा लिखना है, इसके लिए, तो ये भी चीज़ इरेज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या लिखा था कि फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement, linear displacement, and it is always opposite। ठीक है, अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है, इसको हम लोग ने बोला था स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है, और फोर्स, बरोबर है, तो मास था जो ऐसे चेंज कर रहा था, स्प्रिंग में भी वो मास था जो ऐसे चेंज कर रहा था, उसका ऐसे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, या सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा तो भी चलेगा, बट इट इज अंडरस्टूड दैट वो एक्सेलरेशन क्या है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। तो दिस इज माइनस के इनटू एक्स। क्लियर है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, ठीक है, माइनस के इनटू एक्स। क्लियर है, इसको आई कैन राइट इट एज dx बाई dt, समझा, माइनस के इनटू एक्स, ठीक है, दिस इज m, d इनटू d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैथमेटिकल पार्ट है, सिर्फ डॉन्की वर्क है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इधर इसको लेकर आ जाओ, प्लस के बाई एम नहीं, ठीक है, प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा m से, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बरोबर है। अगर मुझे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पर लिखा था, एग्जैक्टली सेम है वैसे यहाँ पर भी लिखूंगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाना। वहाँ पर हमने क्या बोला था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या टॉर्क है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, यहाँ पर बोलूँगा इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बरोबर है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा, ऑपोजिट नहीं रहेगा तो फिर वो लीनियर मोशन, वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, क्योंकि कभी वापस वो आएगा ही नहीं, इसके लिए, बरोबर है। जैसे टॉर्क, जैसे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जैसे ना
तो यहाँ पर मैं c को क्या बोलूँगा, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा, जैसे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर वही अगर एंगुलर हो जाएगा तो ठीक है, मास क्या बन जाता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस c इंटू थीटा। देखो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आना चाहिए, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मैंने वहाँ पर डेफिनेशन पूरा लिख दिया है, ठीक है। उसका आइडेंटिटी वगैरह क्या है, तो उसका आइडेंटिटी ये है, जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक का आइडेंटिटी ये था, वैसे कोई भी ठीक है ना एंगुलर मोशन अगर इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन इसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा क्या होता है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, तो इट इज व्हाट, जैसे यहाँ पर मैं अल्फा को क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वैसे यहाँ पर क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी माइनस c इंटू थीटा। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने लिखा था, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी को मैंने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये समझा, माइनस c इंटू थीटा। d इंटू डी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, d इंटू डी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, dt स्क्वायर प्लस इसको इधर लेकर आ जाना, तो दैट इज प्लस c इंटू थीटा इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर मैंने कोई इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी अगर मैं इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c बाय i, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम। तो एग्जाम में जैसे इसका इक्वेशन पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में अगर आया कि भाई what is linear simple harmonic motion, obtain an expression also its differential equation, तो ये करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई what is angular SHM, so to and from motion, ठीक है, of a particle along the curved path in which internal restoring torque, linear में force, ठीक है, रोटेशनल में सर्कुलर में क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज अपोजिट टू एंगुलर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये उसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, और एक चीज है थोड़ा सा, ये इतना होने के बाद में हम लोग ने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कैसे निकाला था, टाइम पीरियड अगर किसी को याद होगा तो इन जनरल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, तो जैसे हम लोग ने टाइम पीरियड, तो जैसे हम लोग ने टाइम पीरियड वहां पर निकाला था 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा, बरोबर, और ओमेगा क्या होता है, ठीक है, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k बाई m, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा, बरोबर, ऊपर जाएगा तो इसको कितना m बाई k, ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। दूसरा हम लोग को मालूम है कि एक्सीलरेशन, जैसे हम लोग ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मास इंटू इंटरनल रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन माइनस k इंटू एक्स, ठीक है। माइनस क्या बताता है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, मैंने माइनस को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, m बाई के यहाँ पर आ गया और ये यहाँ चले, ठीक है, तो देख रहे हैं, तो k बाई m को मैं क्या लिख सकता हूँ, m बाई k को x बाई a भी लिख सकता हूँ। तो एक ये फॉर्मेट भी बनता है,
इट इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या है? मास मतलब inertial force and this is what spring constant। तो वैसे ही ये किसका है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वही मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएल, तो हम लोग अभी तक जैसे करते हैं हम लोग हमेशा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मुझे जनरल फॉर्मूला मालूम है, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लीनियर एसएचएल को गवर्न करने वाला फॉर्मूला ये था, वैसे यहाँ पर लीनियर एंगुलर एसएचएल को कवर करने वाला फॉर्मूला क्या है? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी इनटू थीटा। ये क्लियर? और टाउ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टाउ को लिख सकते हैं आई इनटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी इनटू थीटा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला माइनस क्या बताता है? एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। जैसे ये वाला माइनस साइन क्या बताता है? एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो सिर्फ मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, k को यहाँ ले लिया था, a को यहाँ ले लिया, तो मैं c को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा अपॉन अल्फा। ये मैं एक अभी यूज करूंगा। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है, तो 2 पाई बाय ओमेगा बरोबर है ना। तो ये i बाय c क्या आता है? थीटा बाय अल्फा आता है। तो एक फॉर्मेट देखो, एक फॉर्मेट क्या लिखा था हम लोगों ने? t इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर एक्सीलरेशन। यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, लीनियर की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर बरोबर। ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? इसकी तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है बरोबर। और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई अपॉन सी का। ठीक है, तो इसको मैं चाहिए तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई अपॉन सी। ठीक है, बट ज़्यादा करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे कोई भी पार्टिकल जो एंगुलर एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकालना है तो ये, ठीक है, लीनियर एसएचएम कर रहा है तो ये वाला। तो ये अभी तक पूरा क्लियर हो गया, एंगुलर एसएचएम क्लियर हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सब क्लियर हो गया, इसका टाइम पीरियड क्लियर हो गया, उसका टाइम पीरियड क्लियर हो गया। ओके, बराबर। तो अगर टाइम पीरियड मतलब क्या? जैसे कि समझो पेंडुलम, अब मैं पेंडुलम लिख लेता हूँ, अभी मैं समझो एक डिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्क है ऐसे, ठीक है, और ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, ऐसा मैंने क्या किया? डिस्क को पकड़ा और मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से ट्विस्ट कर दिया। तो क्या होगा? इसको ये है ना, डिस्क को मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया कितना? 5 डिग्री से। ठीक है, जब मैंने डिस्क को ऐसा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। जैसे मेरा हाथ दबा दूंगा तो उसको क्या करेगा? वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने को ट्राई करेगा। तो ये क्या आएगा? 5 डिग्री से ट्विस्ट हो जाता, 4, 3, 2, 1। क्या ये वापस अपने मेन पोजीशन पे रुकेगा? नहीं, ये डिस्क ओवरशूट कर जाएगा मेन पोजीशन पर, और ऐसे ऐसे करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी एंगुलर एसएचएम ही है। तो एक चक्कर मारने के लिए यहाँ है ना, पूरा 5 डिग्री इधर, फिर 0, फिर इधर पे 5, फिर 5, फिर 0 + 5, 0 - 5, पूरा एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगेगा वो? तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैसा था, एक चक्कर मारने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, ठीक है, कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैंने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, तो बार मैग्नेट जो है, ठीक है, 2 चीज़ मुझे उसका निकालना है। एक तो मुझे पहले ये प्रूफ करना है कि बार मैग्नेट जो है वो ऑसिलेशन करेगा, और दूसरा मुझे ये प्रूफ करना है कि जब वो ऑसिलेशन करेगा, एंगुलर ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो मुझे उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। अंडरस्टूड? ये सेम चीज़ हम लोग ने
मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी ठीक है की हुई है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ। सेम चीज़ वापस से रिपीट होने वाली है, क्लियर है? सो हेडिंग दे दो, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। तो हेडिंग सेज टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। ओके, क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। अब थोड़ा ये चीज को समझो। अज्यूम करो कि ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। ये वाला जो एंड है समझो नॉर्थ पोल है, ये वाला एंड जो साउथ पोल है, और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है जो मैं ये रेड कलर के मार्कर से दिखा रहा हूँ ऐसे। और खाली यहाँ पर ही नहीं है, हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही है। ओके, अब ये इमेजिन करो, ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है, इमेजिन करो ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है, ठीक है। अगर ये बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है, ऐसा, तो तुम क्या बोलोगे? कितना एंगल पे ये बना रहा है? 0 डिग्री। अगर ऐसा रखो तो बोलोगे तुम कि 90 डिग्री। ऐसा रखा तो 0 डिग्री, ऐसा रखा तो 90 डिग्री, ठीक है। उसमें भी ये नॉर्थ पोल है, ये वाला जो टॉप जो जहाँ पर टॉप है, ठीक है, कैप है, ये क्या है? नॉर्थ पोल है। ये वाला क्या है? साउथ पोल है। ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, एक बड़े बार मैग्नेट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे, बरोबर है। उसके अंदर मैंने बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, ठीक है, कैसे? वायर से ऐसे लटका दिया, बरोबर, बीच में छोड़ दिया, ठीक है। और ना उसको मैंने ऐसे प्लेस किया है, ना उसको मैंने ऐसे रखा, मैंने उसको कुछ तो रैंडम पोजीशन पे रखा ऐसे, बरोबर। लेकिन ये मुझे सामने से नहीं दिखेगा, ये मुझे टॉप व्यू में दिखेगा। अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा, ये दिख रहा है टॉप व्यू में, तुम ऊपर से देख रहे हो तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से ऐसे जा रही है, और ये बार मैग्नेट जो कुछ तो एंगल बना रहा है यहाँ पर। अगर यही चीज़ मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, तो टॉप व्यू में ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स से दिस इज दैट नॉर्थ पोल, ठीक है, टॉप व्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप व्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये सेम चीज़ हम लोग ने मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइम पे डिस्कस किया हुआ है, वापस से वही सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स, ठीक है, और ये नॉर्थ से साउथ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो नोटेशन है उसको मैंने बोला कैपिटल D करके, उसको यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक छोटा सा बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया। तो लेट्स से दिस इज दैट बार मैग्नेट, ये वाला जो इसका नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो इसका साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस होता है ये वाला, उसको हम लोग सारे डिस्टेंस हम लोग यूजुअली कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से मेजर करते हैं। ये सेंटर से ये डिस्टेंस L होता है, सेंटर से ये डिस्टेंस L होता है, तो पूरा डिस्टेंस कितना होता है? 2L, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, ठीक। आगे अब ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा? ये साउथ पोल के ऊपर ये बाहर मैग्नेट कहाँ पर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना होता है। मतलब ये नॉर्थ पोल इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, साउथ पोल भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा? ये वाले साउथ पोल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये वाला साउथ पोल क्या करेगा? ये वाले नॉर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ये वाला नॉर्थ पोल इसके ऊपर कहाँ फोर्स अप्लाई करेगा? ये बाजू ऐसे खींचेगा उसको, ठीक है। और ये वाला साउथ पोल ये इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे इसको। अगर मुझे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, तो ये मैं फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल पे है। ये वाला फोर्स कौन सा है? ये वाला है फोर्स ड्यू टू, ठीक है, साउथ पोल, क्योंकि ये वाले नॉर्थ पोल पे आ रहा है। क्लियर है? ओके, अच्छा
ये क्या है? अच्छा, तो ये वाला नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला साउथ पोल क्या कर रहा है? ये वाले नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मुझे बताओ ये नॉर्थ और ये साउथ पोल बने किसके ऊपर? तो नॉर्थ और साउथ पोल किसके बने होते हैं? चार्जेस के बने होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस की है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल या चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? उसके ऊपर फोर्स लगता है F × QE। चार्जेस का नोटेशन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में Q से करते हैं। मैग्नेटिज्म में हम लोग चार्जेस का नोटेशन किससे करते हैं? चार्ज मतलब क्या? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, फोर्स। तो यहाँ पर हम नोटेशन करते हैं उसका B से। समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ पोल जितने भी चार्जेस का बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? M। साउथ पोल जितने भी चार्जेस का बना हुआ है उसको हम लोग ने क्या बोला? छोटा m, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालॉजी बना रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं एक चार्जेस, जब चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं तो कितना फोर्स लगता है? Q × E, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में चार्जेस को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो चार्जेस, ये नॉर्थ पोल की किसका बना है? बहुत सारे चार्जेस का, जिसको मैंने बोला m करके, Q नहीं। ये भी बहुत सारे चार्जेस का बना हुआ है जिसको मैंने क्या बोला? m करके, ठीक है। और ये सारे चार्जेस कहाँ पर है? फील्ड में रखे हुए, ठीक है। कौन सा फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? m × B। दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mb लगेगा। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mb लगेगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mb लगेगा, और वो इधर लगेगा। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mb लगेगा। समझ में आ रहा है? mb क्यों लगेगा? क्योंकि साउथ पोल किसका बना हुआ है? बहुत सारे चार्जेस का बना हुआ है, और जब मैं बोलता हूँ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब साउथ पोल जिसका बना हुआ है फोर्स उस पे लगेगा। साउथ पोल बहुत सारे चार्जेस का बना हुआ है, बराबर। और ये सारे चार्जेस कहाँ पर? फील्ड के अंदर। कितना फोर्स लगेगा? m × D, m × D, क्लियर है? अच्छा, आगे देखो। अगर मैं तुमको डायग्राम की बात करूँ तो देखो, टॉप व्यू में देखो, ये फोर्स कैसे है? ये भी mb, ये भी mb, डायरेक्शन में ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इक्वल है और ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। और अगर मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और देखो यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा दिख रहा है, और ये देखो ये जो ये कुछ का एंगल बन रहा है ना, थीटा, ठीक है। तो दिख रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, बराबर। तो ये मैं बोल देता हूँ यहाँ पर P करके। तो ये डायग्राम से मैं ऐसे बोल सकता हूँ साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा क्या रहेगा? ये ट्रायंगल के अंदर NSP के अंदर, ठीक है ना, ट्रायंगल NSP। बताओ साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा ऑपोजिट, दैट इज NP अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज NS, बराबर। NP क्या है? NP तो मुझे चाहिए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2L है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NP किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ L × sin थीटा। इसको मैं कहीं भी यूज करूँगा, ठीक है। यू कैन, ठीक है, यू कैन राइट दिस, ठीक है, हियर द डायग्राम ओनली, ठीक है। आगे देखो, अब तो ये क्या है? 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड, इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? NP, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो हम लोग को कौन सा मोशन मिलता है? हम लोग को कौन सा मोशन मिलता है? हम लोग को मिलता है टर्निंग इफेक्ट। जैसे कि है ना, ये टैप होता है, ठीक है, बरोबर, अंडरस्टूड? ये क्या है? ये टैप है, बरोबर, ऐसा, ठीक है। और अगर तुम टैप का टॉप व्यू बनाओगे, टॉप व्यू में, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे किया तो टॉप व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा, इधर। तो तुम टैप को ऐसा पकड़ते हो ना, ऐसा टॉप व्यू में दिखाओ तो ऐसा, और तुम क्या करते हो? ऐसा घुमाते हो ना इसको, ऐसा। मतलब ये फिंगर से तुम नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, क्या ऐसा करते हो? खाली फिंगर से ऐसा फोर्स लगाते हो, या अंगूठे से, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते हो। ऐसा पकड़ेंगे और फिंगर से नीचे की तरफ, और उतना ही फोर्स में थंब से ऊपर की तरफ लगाता हूँ। मतलब देखो यहाँ पर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ये फोर्स जितना लगा रहा हूँ उतना फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, और ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना? डायमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। तो 2 equal and opposite forces separated by a perpendicular distance will result in what? Turning effect, torque, ठीक है। और वो टर्निंग इफेक्ट, वो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? वो होता है फोर्स इनटू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब हम लोग ने पहले देखा हुआ है, जस्ट मैं फिर से एक बार रिवीजन फिर से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2 equal and opposite forces separated by a perpendicular distance will result in what? Torque, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा we know that
ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का नोटेशन टाउ, ठीक है, फोर्स में कोई भी ले सकता हूँ, ड्यू टू नॉर्थ को भी ले सकता हूँ, ड्यू टू साउथ को भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोर्स एन भी लिख सकता हूँ, फोर्स ड्यू टू साउथ को भी लिख सकता हूँ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना है, एन बी, ठीक है। तो फोर्स कितना है, ठीक है, फोर्स है एम बी, ठीक है, एम इंटू बी, और ये कितना है 2l sin थीटा, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये मैग्नेटिक लेंथ है और इसको क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, बराबर है, ठीक है। एक मैग्नेट जितने, एक पोल जितने चार्जेस का बना होगा, बराबर, उतना वहाँ पर उसके पास उतनी उसकी ताकत होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर इसको मैं साथ में क्लब करके लिख दूँ 2ml, ठीक है, b इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा, ये क्लियर है क्या, एम बी साइन थीटा, अंडरस्टूड। तो एक बार मैग्नेट को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। और वो टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा के बराबर होता है, अंडरस्टूड। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है, क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है? तो ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं कांस्टेंट है? देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर तक किस पर डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ पे। लेंथ छोटा बड़ा नहीं होने वाला, एक बार जितने चार्जेस मैंने यहाँ पर डाल दिया या जितने चार्जेस का मैंने मैग्नेट बना दिया, वो चार्जेस अपने आप कम ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ये और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। मतलब टाउ जो है, ठीक है, वो प्योरली डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। जब जब साइन थीटा क्या होगा, जब जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, जब जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क भी मिनिमम होगा। तो मुझे बताओ, ठीक है, अगर साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बरोबर है, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू कब होगी, 1, जब थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा कितना रहेगा, 90 ना, साइन को लेके जाओ, साइन प्लस 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बरोबर है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी को मैंने रेफरेंस पकड़ा हुआ, बरोबर है। मतलब, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, बरोबर है, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी को मैंने क्या पकड़ा, रेफरेंस पकड़ा हुआ, और मैंने ये बार मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है, बरोबर है। अगर ऐसा रखूँ तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, और ऐसा रखा तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब जब मैं ऐसा रखूँगा बार मैग्नेट को, तब क्या होगा, ठीक है। तो थीटा जब 90 होगा तो देखो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर डालो, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 90। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब ये वाला टाउ भी क्या हो गया, ये टाउ मैक्सिमम हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। और व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज, ठीक है, ठीक, साइन थीटा मिनिमम कब होगा, ठीक है, साइन थीटा मिनिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो और थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की 0 कब होगी, जब थीटा कितना होगा, जब थीटा भी 0 होगा, बरोबर है। और ये क्या मिनिमम वैल्यू है, बरोबर। मतलब अगर मैंने बार मैग्नेट को ऐसा रखा, ठीक है, तो देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कितना थीटा हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो वो टाइम पे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड बी, तो साइन थीटा 0 हो गया, ठीक है, बरोबर है। थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो वो टाइम पे टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी, बरोबर। जब तुम थीटा 0 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो मतलब टाउ का वैल्यू कितना हो गया, 0। और ये जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है, मतलब टाउ भी क्या होगा, मिनिमम। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, ठीक है। जब ये बार मैग्नेट ऐसा, जब ये बार मैग्नेट ऐसा होता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और वो कितना रहेगा, एम बी रहेगा, ठीक है। और ठीक है ना, देखो ये वाला ऐसा देखो, ये वाला जो नॉर्थ पोल है, ये वाला क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। और देखो ये ऐसा होगा, जब फोर्स लगेगा तो ये ऐसा घूमेगा, यहाँ पर
टॉर्क यहाँ पर क्या उसके ऊपर मिनिमम टॉर्क कितना है 0, इसके ऊपर ये वाले पोजीशन में 0 टॉर्क लग रहा है, बट होगा क्या जब इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसा यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, तो ये क्या हो गया ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है, फोर्सेस 0 हो गए ना पूरे, ओवरशूट कर जाएगा और ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्सेस फिर से मैक्सिमम हो गए, लेकिन होगा क्या ये पूरा चक्कर मारेगा क्या नहीं, क्योंकि ये देखो ये नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, देखो ना ऐसा था ना, ये नॉर्थ पोल था बरोबर, ये साउथ पोल था, ये साउथ पोल था, फोर्स लगा तो ऐसे टर्न किया, ठीक है ठीक है, फोर्स मैक्सिमम था और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, एकदम 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया वो मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो बरोबर ना, ऐसा गया तो मीन पोजीशन से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या इसका एम्पलीट्यूड है और ये क्या इसका एम्पलीट्यूड है ना, ऐसा जैसे उसमें मीन पोजीशन से कितना राइट में एक्सटेंड जा रहा है और कितना लेफ्ट में एक्सटेंड जा रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड था, वैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना देखो ऐसा फिर ऐसा, लेकिन अब होगा क्या ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, वो साउथ ये साउथ को रिपेल करेगा, ये नॉर्थ ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा और वो वाला साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फिर उल्टा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमेगा। अब तुम अगर इसको एकदम इमेजिन कर लो देखो ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ नॉर्थ पोल को देखो यहाँ जा रहा है, फिर मीन पोजीशन, फिर वापस ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये क्या कर रहा है, ये भी ऑसिलेशन ही कर रहा है। लेकिन अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं उसको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर देखो जब ये दूर जाता है बरोबर है कि नहीं, तो ये वापस रिटर्न को आता है, तो रिटर्न है ना, रिटर्न इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो फोर्स mv sin थीटा ही लग रहा है, समझ में आ रहा है। जब ये नीचे जाएगा तो ये वापस ऊपर भी तो आता है बरोबर है, कितना फोर्स ऊपर आएगा, mv sin थीटा से ऊपर आएगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, और ये टाउ है, एक्चुअली ये दोनों क्या डायरेक्शन में क्या है, ठीक है, ऑपोजिट है, mv sin थीटा बरोबर, उसमें mv तो कांस्टेंट है, तो आई कैन से टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और जो भी एंगुलर मोशन अगर इसको फॉलो करता है बरोबर है कि नहीं, इंटरनल डिस्टोर्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ये क्लियर है बरोबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे मालूम है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बरोबर, यहाँ से बरोबर। अच्छा और एक चीज़, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा बरोबर, अगर मैंने इसको डायरेक्टली थीटा लिख दिया बरोबर है कि, बट एक चीज़ समझो, जब ये मोशन करेगा, जब ये मोशन ऐसा से करेगा, ठीक है, देख जैसे मार्कर को मूव करेगा, ठीक है ना, वो इतना फास्ट करेगा तुमको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, एकदम इतना ऊपर ऐसा लग रहा है तुमको, ऐसा फील होगा थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे है, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे है, मतलब हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि जो थीटा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा है, और थीटा जब छोटा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ओके, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, इस सब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैंने टाइम पीरियड का कोई जनरल फॉर्मूला निकाला था, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि टाउ इज इक्वल टू माइनस mv इंटू थीटा, है ना, अगर थीटा छोटा रहेगा तो, ठीक है। दूसरा चीज़, टाउ क्या होता है, टाउ होता है आई इंटू अल्फा, बराबर कहाँ से आता है, रोटेशनल मोशन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ mv इंटू थीटा, ठीक है, तो यहाँ से बरोबर, यहाँ से I अपॉन mv ले लो, I अपॉन mv, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, माइनस क्या बताता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सिर्फ इतना ही बताता है, करेक्ट है बरोबर है, तो मैं माइनस को तो डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ, थीटा अपॉन अल्फा भी लिख सकता हूँ बरोबर है। अब ये आ गया, मुझे मालूम है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर SHM वो हम लोग कैसे देते थे, इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा, समझ में आ रहा है, थीटा अपॉन अल्फा है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में
दो टाइप के ऑसिलेशन है, ठीक है। एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको हम लोग सस्टेन्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर एक मास है, स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर मैं बात करूँ या सिर्फ पेंडुलम की बात करूँ या कोई भी अगर सिस्टम ले लूँ, जैसे कि एक स्प्रिंग है, इसका मास m है, ठीक है। इसको मैंने ऐसा खींच के छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से खींच के छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा ये मास इतना, बरोबर है, मैंने इसको मास को यहाँ से इतना खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा, मास यहाँ से इतना नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ये बी पोजीशन पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये क्रॉस ये ओवरशूट करेगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता ही रहेगा। अगर मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है कुछ भी ऑपोज करने के लिए, तो ये मास पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग को मालूम है वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहिए तो यहाँ पर y लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो रहा है, ठीक है। ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन उसका इक्वेशन है ऑफ अ, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके अंदर हम लोग बात करें सस्टेन्ड ऑसिलेशन, समझ में आ रहा है, ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम का, हर टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड, हर कोई भी टाइम पे देखो इसका एम्पलीट्यूड ए रहेगा, फिर 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 ए रहेगा, समझ में आ रहा है, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एक्सीलरेशन करके निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बोलूँगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, k बाई, ओके, ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, ओके। और अगर मैं टाइम पीरियड पूछूंगा तो इसका टाइम पीरियड क्या आता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था, नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इक्वल टू 0 करके, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था। और टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी था इसका हाफ k a स्क्वायर, ये समझा, बराबर है। ये हम लोग ने सब चीज़ें निकाली हुई है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, जब ऑसिलेशन, बराबर, जब एम्पलीट्यूड कोई भी टाइम पे देखो तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही रहने वाला है, बराबर है, a माइनस या a ऐसा कभी भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे टाइप के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड ऑसिलेशन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने चाहूँ, ठीक है, लेट्स सी इफ आई ड्रॉ ग्राफ, देखो ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ऐसे है ना, एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम इतना जा रहा है, और नीचे एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है, इसका मैक्सिमम इतना जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ में कुछ ऐसे है, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ विल बी, समझ में आ रहा, एक चक्कर मारा, फिर एक चक्कर मारा, फिर एक चक्कर मारा, फिर एक चक्कर मारा, समझ में आ रहा है। हर बार इसका एम्पलीट्यूड ए ही रहने वाला है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, बराबर, ये हमको ऑलरेडी पता होगा। बट यही चीज़ समझो, अगर मैंने क्या किया, यही स्प्रिंग और मास सिस्टम, देखिए वही स्प्रिंग वही मास है, लेकिन अब मैंने क्या किया, वही स्प्रिंग है वही मास है, मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, बकेट लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, उसके अंदर लिक्विड डाल दिया, तो क्या होगा, लिक्विड डालूंगा तो ये मास क्या करेगा, वो लिक्विड के साथ में ऐसे, ठीक है, रब करेगा, तो रबिंग से, ठीक है ना, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड, जब इसको खींच के सब छोड़ दूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम आ गया जिसने क्या किया, इसको, इसके मोशन को क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड को क्या किया, अपोज किया,
ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पूछूँ, ठीक है, जो मास है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, अगर मैं नेट फोर्स पूछूंगा तो यहाँ पर देखो दो फोर्स है। एक कौन सा फोर्स है, इसके अंदर ये स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो ये लिक्विड की वजह से लग रहा है, ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा डैम्पिंग फोर्स, जिसको मैं क्या बोलूँगा, डैम्पिंग फोर्स बोलूँगा। अगर मुझे डैम्पिंग फोर्स, ये इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज -k/x, बराबर है। बट अगर मुझे डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू निकालनी है, डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो एक चीज़ समझो, डैम्पिंग फोर्स क्या कर रहा है, ठीक है, पहले जब इसको पकड़ के मैं सब खींचता हूँ तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से, ठीक है, मूव कर रहा था, लेकिन बाद में धीरे 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 इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है। तो ये मास का वेलोसिटी कम कौन कर रहा है, ये जो लिक्विड है वो इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बराबर। ये जो डैम्पिंग, ये जो लिक्विड है जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, जिसको हमने डैम्पिंग फोर्स बोला, वो डैम्पिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसका वेलोसिटी धीरे 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 कम कर रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ डैम्पिंग फोर्स से उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब माइनस साइन ने डाल दिया, समझ में आ रहा है। तो डैम्पिंग फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस b इंटू वी करके, माइनस b इंटू वी करके, ये समझा, ठीक है। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा उतना डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, बरोबर है। और ये डैम्पिंग फोर्स और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा भी बोल सकते हो, या तुम ऐसा बोल सकते हो कि डैम्पिंग फोर्स जो लिक्विड है वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोगों ने डैम्पिंग फोर्स बोला, वो क्या कर रहा है, इसका वेलोसिटी धीरे 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 कम कर रहा है। तो ये मास के ऊपर टोटल दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो स्प्रिंग का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दूसरा लग रहा है डैम्पिंग फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, -b इंटू वी करके, ठीक है, नेट फोर्स, बरोबर है। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv/dt, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ k/x + b = 0। दिस dv/dt आई कैन राइट इट एज, ठीक है, d/dt, दिस इज dx/dt प्लस k/x प्लस b, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx/dt, ठीक है, = 0। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, d2x dt का होल स्क्वायर प्लस b इंटू dx/dt प्लस kx = 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, d²x/dt² प्लस b/m dx/dt प्लस k/mx = 0। समझ में आया। तो ये किसका इक्वेशन है, ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, क्योंकि धीरे 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 इसका x का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हर एक इसका कोई भी टाइम इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, a नहीं रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड पहले a होगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाने जाऊँगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, इनिशियली एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा इसका, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ठीक है, कम कम होते जाएगा। और वो कम कैसा होगा, तो ये एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा है, पहले एक चक्कर के लिए एम्पलीट्यूड दिख रहा है, फिर दूसरे चक्कर के लिए एम्पलीट्यूड, फिर तीसरे चक्कर के लिए एम्पलीट्यूड, तो दिख रहा है एम्पलीट्यूड उसका धीरे 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 कम कम होते जा रहा है। तो ऐसे टाइप के जो ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक है ना, एक सेकंड में जितने भी चक्कर मारेगा उसको हमने बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कितनी होती है, k/m करके होती है। अगर मैं वहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है k/m - b/2m², ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन का, या ठीक है। तो देखो इसमें ये v क्या है, ये v डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बराबर है। अगर ये डैम्पिंग कांस्टेंट नहीं होगा, बराबर है, मतलब ये मीडियम नहीं होगा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कम होगा क्या, नहीं, तो फिर वो ये वाला केस हो गया, और देखो ये हट जाएगा, तो देखो ये चीज़ वही हो गया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
दूसरा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम होता जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड भी इसका कम हो रहा है, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा और साथ में इसका फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। बाद में यहाँ पर हम लोग ने टाइम पीरियड निकाला होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर मैं पूछूँ तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अगर जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ लिखना है तो मुझे मालूम है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, बराबर। अगर जनरल केस पकड़ो तो अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन पूछूंगा तो क्या है, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड ये तो नहीं रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो होगा x इज इक्वल टू, ठीक है, a e टू द पावर माइनस bt अपॉन m साइन ऑफ, ठीक है। और ये ओमेगा थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसा लिखना चाहिए, बराबर ऐसा। और ये ओमेगा नहीं रहेगा, ये ओमेगा डैश रहेगा क्योंकि ओमेगा का होगा जब k बाय m होगा, ठीक है। तो इसका क्या है k बाय m, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कम कम हो जा रहा है, तो ओमेगा डैश होगा। सो दिस विल बी ओमेगा डैश t प्लस डेल्टा। ये क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम, क्यों इसका कम हो रहा है, ये दिख रहा है डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से। और ये एक्सपोनेंशियल है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिलेगा। और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना था, हाफ के a स्क्वायर था, ठीक है। तो वहाँ पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, हाफ, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, a रेज़ टू माइनस bt अपॉन m करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये है टाइम पीरियड का, सॉरी ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये है, ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या सस्टेन्ड ऑसिलेशन। तो एग्जाम में कभी बार डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया या ग्राफ पूछ लिया या इक्वेशन पूछ लिया तो दिस इज हाउ, ठीक है, यू शुड आंसर, ठीक है। ऑसिलेशन का लास्ट पार्ट, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और एक रेजोनेंस। छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, थ्योरी क्वेश्चन कभी के बाद पूछ लिया तो पूछ लिया, 1-2 मार्क्स के लिए। फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या एग्जांपल, जैसे कि मेरे सामने, ठीक है, झूला है, ठीक है, मैंने उसको एक बार पुश किया, ठीक है, वो झूला क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, और वो ऐसा चलता ही रहेगा, बरोबर। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है फ्री वाइब्रेशन, मतलब उसके ऊपर, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, बार बार नहीं लगाया, एक बार मैंने फोर्स लगा के क्या किया, उसके ऊपर छोड़ दिया और वो धीरे धीरे धीरे, ठीक है, अपना, ठीक है, अपने आप ही क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और धीरे 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 रेस्ट आ जाता है। तो वैसा अगर फ्री वाइब्रेशन हो गया, तो ये फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, देखो उसका एम्पलीट्यूड देखो धीरे 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 कम कम होते जाता है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ उसका एम्पलीट्यूड उतना ही रहे और वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पीछे से ऐसा कंटिन्यूस हम लोग क्या करते हैं, उसका ऐसा पुश करते रहते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन में आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा। और रेजोनेंस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब साउंड आने लगता है तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस। और एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने बहुत बार कभी नोटिस किया रहेगा, जो बाइक्स वगैरह होते हैं हमारे, बाइक्स वगैरह के साइड, उसके साइड में मिरर्स होते हैं, कभी मिरर लूज हो जाता है, ठीक है। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट इंजन, जैसे हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो तुमने देखा रहेगा वो मिरर जो होता है वाइब्रेट करने लगता है, बरोबर है। मतलब जब इंजन जब स्टार्ट कर दो तो इंजन भी कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो होता क्या है कि मिरर भी उसकी वजह से वाइब्रेट करना चालू कर देता है, तो वो क्या है, फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। और तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब तुम एक्सेलरेट करते हो तो एकदम इंजन एकदम जोर से आवाज करने लगता है और वो मिरर भी एकदम जोर से आवाज करने लगता है, और तुम देखोगे कि मिरर एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करता है और वो टाइम पे ज़्यादा आवाज़ भी करता है। तो वो क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस मतलब इंजन का फ्रीक्वेंसी और मिरर का जो फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गए और हम लोग को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मैक्सिमम साउंड मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि समझो एक, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको फिक्स किया हुआ। अब जब हम लोग स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस तब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब एक स्ट्रिंग को मैं वाइब्रेट करता हूँ तो उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है, सब के सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग को हार्मोनिक्स वगैरह के बारे में नहीं मालूम, बट आगे चल के लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा समझ लो कि जब इसको मैं प्लग करता हूँ, जब इसको मैं प्लग करता हूँ, ठीक है,
तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। अगर उसको मैं प्लग करता हूँ, फिलहाल जितना भी मैंने इसको टाइट किया और उसको प्लग करता हूँ, तो ये 1 सेकंड में जितने भी चक्कर मार रहा है उसमें बोलूँगा फ्रीक्वेंसी, समझो ये है 1 सेकंड में 10 चक्कर मार, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, बरोबर है, ऐसे ऐसे। अब जरूरी नहीं कि एक, अभी यहाँ पर देखो एक लूप बन रहा है ऐसे, ठीक है, जरूरी कि एक लूप बने, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा टाइट कर दूं या इधर कैसे कर दूं और फिर इसको प्लग करूं, तो ये क्या करेगा, 2 लूप बनाएगा, 3 लूप्स बनाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूं कि ये, ठीक है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है अगर मैं ज़्यादा टाइट कर दूं तो, है ना। स्ट्रिंग को तुम ज़्यादा जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और अगर मैं और टाइट कर दूंगा, ठीक है, तो 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। तो बोलने का मतलब ऐसा है, एक स्ट्रिंग है जिसको अगर मैं प्लग करता हूँ तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, बरोबर है। ऐसा ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, और ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये क्या है, इसका फ्री वाइब्रेशन है, ठीक है। वो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एक बार डिस्टर्ब करो फिर छोड़ दो, वो जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बट समझो इसके बाजू में अगर मैंने, ठीक है, अगर इसके बाजू में मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लेकर आ गया, ट्यूनिंग फोर्क समझता है, ऐसा, ठीक है, ये इसको मैंने क्या किया, ठीक है ना, इसके जो, ठीक है, प्रॉन्स है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने रबर का हैमर लेके मारा तो ये प्रॉन्स ऐसे से वाइब्रेट करना चालू कर देंगे कुछ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। समझो ये वाइब्रेट कर रहे 15 हर्ट्ज से, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना 15 हर्ट्ज है, बराबर। और इसको मैंने इसके बाजू में लेकर आना तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितना कितना, स्ट्रिंग कौन सा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, 10 से 20 से 30 से। क्या ये 15 की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसको जब मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, जब इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका 15 है, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को मजबूर करेगा 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए। तो ये, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब समझो यही स्ट्रिंग की जगह, यही स्ट्रिंग की जगह नहीं, यही स्ट्रिंग पे, ठीक है, अगर मैंने वापस एक ट्यूनिंग फोर्क लेकर आ गया, ठीक है, ठीक है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लेकर आ गया जो, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 10 से भी वाइब्रेट कर सकता है, 30 से भी कर सकता है, 10 20 30 तीनों फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये 10 से करेगा, अगर ये 30 से वाइब्रेट कर रहा है और अगर इसने भी ये 30 से वाइब्रेट कर सकता है क्योंकि ये इसकी क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर ये भी अगर 30 की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग गया तो क्या हो गया, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ, जैसे सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। सोल्जर्स वगैरह ब्रिज वगैरह क्रॉस करते हैं तो उनको जो उनका कैप्टन वगैरह होता है वो उनको बोलता है कि तुम मार्च मत करो। मार्च मत करो मतलब एक साथ सब पैर मत उठाओ और एक साथ सब पैर मत रखो, क्योंकि इमेजिन करो 100 सोल्जर्स अगर एक ही ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और लोग एक साथ सब 100 के 100 सोल्जर्स एक साथ 100 पैर उठा रहे और 100 पैर नीचे कर रहे, बरोबर है, तो उनका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर उनका पैर उठाने का और पैर नीचे रखने का फ्रीक्वेंसी और वो ब्रिज का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, वो ब्रिज का क्या होगा, ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज वाइब्रेट करने लग जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से और उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या हो जाएगा, वो उसके इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाएगा और वो ब्रिज वाइब्रेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से और चांस है कि वो ब्रिज टूट भी सकता है। इसीलिए जो सोल्जर्स वगैरह जब ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम लोग, ठीक है, नॉर्मल वॉक करो बट मार्चिंग मत करो, ठीक है। तो ये फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन या रेजोनेंस समझना है। यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ताकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे हम लोग वो फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करवाते हैं। तो जैसे कि इसको ये वायर को 10 20 30 से वाइब्रेट करना पसंद है, 15 से वाइब्रेट करना पसंद नहीं है, बट इसको मैं ट्यूनिंग फोर्क ला के मैंने इसको रख दिया और मैं इसको जबरदस्ती वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर मैं 30 का लेकर आ गया तो 30 से वाइब्रेट करना इसको पसंद है और ये इसकी क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है। तो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं और जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो ये जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मैक्सिमम साउंड आएगा। तो
आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। रेजोनेंस का बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम लोग इसके एंट्रेंस की बात भी करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस द सिनॉप्सिस, इसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे और देन विल स्टार्ट विद द